अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 183। अपनी बुक का पेज नंबर 183 बेटे आप लोग ओपन करें। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स मैंने आपको बताई थी। हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल वेव इज़ अ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ स्पेस टाइम। और उनको हम लोग किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते थे? बाय मेजरिंग द चेंज इन लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में जो उनकी लेंथ में चेंज आ रहा था उसको मेजर करने से हमें ग्रेविटेशनल वेव्स का आइडिया हो जाता था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा डिटेल से? हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल वेव्स पढ़ी, फिर हमने उनका नेचर पढ़ा, उनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। इन द एंड हमने क्या पढ़ा बेटे? उनके सिग्निफिकेंस भी मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ चले थे? हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, उसमें हमने चार मेन टाइप्स पढ़ी थी ग्रेविटेशनल वेव्स की। आज बेटे हमने उसी फर्दर हम ग्रेविटेशनल वेव्स ही को आगे लेके चल रहे हैं। हमारा ग्रेविटेशनल वेव्स का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं अभी हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो ग्रेविटेशनल वेव्स ही से रिलेटेड है डेट इज़ नोन एज स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन या टाइडल फोर्सेस। ठीक है, क्या हमारा टॉपिक है आज का? स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन या टाइडल फोर्सेस उसको कहते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 183 आप लोग ओपन करेंगे। पेज नंबर 183 ओपन करो। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन, tidal forces. Gravitational waves passing through a body with a mass can cause the body to experience periodic stretching and compressing, also known as space-time distortion. इसको अंडरलाइन कर लें आप। This effect is known as tidal force, इसको भी अंडरलाइन कर लो, and is a result of gravitational waves oscillating nature. As the gravitational waves passes through the body, it causes the space-time around the body to oscillate, leading to a periodic stretching and compressing of the body in the direction perpendicular to the wave propagation. This effect is similar to how the tides on the earth are caused by the gravitational pull of the moon and sun. The amount of stretching and compressing depend on the strength of gravitational wave as well as the mass and size of the body. This effect is an important prediction in Einstein theory of general relativity. Gravitational wave generated by far off celestial events such as merger of two black holes or neutron star pass through the earth. However, the amplitude of these waves is extremely small, typically of the order of 10 ratio power minus 21 to 10 ratio power minus 22 meters. This means that the distortion caused by the gravitational wave is incredibly tiny and requires extremely sensitive instrument to detect. Despite their small amplitude, gravitational waves offer a unique window into the universe, allowing us to study strong field gravity, test general relativity, and explore the universe in ways previously impossible. छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में? डेट इज़ नोन एज स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन या टाइडल फोर्स। बेटे व्हाट इज़ स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन या टाइडल फोर्स क्या होती हैं? आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने आपको रीडिंग करते हुए कहा था कि इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। ग्रेविटेशनल वेव जब भी किसी बॉडी से, बेटे किसी भी बॉडी जिसका डिफरेंट कोई भी मैस हो सकता है किसी बॉडी का, जब ग्रेविटेशनल वेव्स बेटे किसी भी बॉडी से गुजरती हैं with mass can cause the body to experience periodic stretching and compressing. ठीक है, तो बॉडी में क्या आता है? एक पीरियोडिक स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग होती है, और इस पूरे फिनोमेना को क्या कहा जाता है? दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। ग्रेविटेशनल वेव्स पासिंग थ्रू अ बॉडी विद mass can cause the body to experience पीरियोडिक स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। ठीक है, जब किसी भी बॉडी से ग्रेविटेशनल वेव पास होती हैं तो बॉडी एक्सपीरियंस करती है किस चीज़ को? पीरियोडिकली
मतलब एक सेम टाइम इंटरवल के साथ वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस करेगी, कोई भी बॉडी स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं टाइडल फोर्स। और ये तमाम का तमाम जो इफेक्ट है जो बॉडी एक्सपीरियंस करी है बेटे, पीरियोडिक स्ट्रेचिंग जो है, और पीरियोडिक स्ट्रेचिंग एंड यहाँ पे क्या सा वर्ड यूज हुआ है, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग, ठीक है। तो ये जो पूरा इफेक्ट होता है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव ऑस्किलेटिंग नेचर। ग्रेविटेशनल वेव जो है उनकी एक नेचर है कि ये ऑस्किलेट करती हैं, ठीक है। तो उस ऑस्किलेटिंग नेचर की वजह से बॉडी को फील होता है क्या, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपकी दोनों डेफिनेशंस हैं, इनको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है कि वो जो स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन कह रहे हैं। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये इफेक्ट क्या चीज़ क्रिएट करी है, या उस इफेक्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट इज नोन एज टाइडल फोर्सेस। उसके बाद बेटे यहाँ पे कोई इस टॉपिक में कोई इतनी मेन हमारे पास जो है वो चीज़ नहीं हम इसको कह सकते। ग्रेविटेशनल वेव्स बेटे जब किसी भी बॉडी से पास होती हैं, कोई भी बॉडी, किसी भी टाइप की बॉडी हो सकती है वो, तो उसमें से क्या होगा कि वो उस बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो एक स्पेस टाइम क्रिएट करती हैं, और स्पेस टाइम जो उस बॉडी के अराउंड है वो क्या करेगा, ऑस्किलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा बेटे, एक पीरियोडिक जो है, पीरियोडिक का मतलब क्या है कि एक फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड जब किसी चीज़ का फिक्स हो जाए ना, एक जैसा टाइम आने और जाने में जो है वो लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली इन टर्म, उसको लैंग्वेज में हम लोग कोई उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक वर्ड बोलते हैं, जब टाइम इंटरवल जो है सेम रहता है। तो किसी भी बॉडी से जब ग्रेविटेशनल वेव्स बेटे पास होती हैं तो स्पेस टाइम अराउंड द बॉडी जो है वो क्या करता है, ऑस्किलेट करता है, और उसकी वजह से, उसके रिजल्ट की वजह से, उस स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है, पीरियोडिक स्ट्रेचिंग और बॉडी की कंप्रेसिंग होती है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जो है, किस चीज़ की डायरेक्शन, यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ जो हमने दो फिनोमिनास पढ़े हैं, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, उसकी डायरेक्शन की हम बात करें कि जो स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग है बेटे, उसकी डायरेक्शन जो है वो वेव्स की जो जिस डायरेक्शन, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के प्रिपेंडिकुलर होती है। अब वेव प्रोपगेशन क्या है, वो डायरेक्शन जहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जहाँ से वेव जनरेट कर रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, निकल रही हैं वेव्स, जहाँ से वेव्स आ रही हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन के प्रिपेंडिकुलर जो है वो हमारी कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये इफेक्ट बिल्कुल सिमिलर है, किस इफेक्ट से बेटे, इसको हम इस इफेक्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं किस इफेक्ट से, सेम वही इफेक्ट जिसकी वजह से अर्थ पे टाइड प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अर्थ पे टाइड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। सूरज और चांद का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ज़मीन पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती हैं, टाइड्स, यानी कि लहरें, ठीक है। समंदर पे और ओशंस हैं या जितने भी आपके सीज़ हैं, इनमें तो ये फिनोमेना आम कॉमन देखने को मिलता है ना कि वहाँ पे टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। और टाइड जो हैं वो क्यों प्रोड्यूस होती हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि हाउ टाइड्स आर प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे बेटे इसका आंसर लिखा हुआ है, दीज आर कास्ट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। ये और ये जो फिनोमेना है कि मैंने आपको बताया कि जो सन और जो मून है उनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ पे टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, सेम यही फिनोमेना बेटे जनरेट हो रहा है कहाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से। किसी भी बॉडी में क्या चीज़ हो रही है, वो बॉडी ऑस्किलेट कर रही है और उसके अंदर एक पीरियोडिक स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग होती है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होंगी और ये किसके जैसी होती हैं, ठीक है। तो लेकिन इनकी अमाउंट जो है, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल वेव की स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। अब इस चीज़ को भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकता है कि जो अमाउंट है स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स।
ग्रेविटेशनल वेव दो चीज़ों पे, ये बल्कि तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक है ग्रेविटेशनल वेव्स की जो है स्ट्रेंथ, दूसरी चीज़ क्या चीज़ है उसका मास, और तीसरा क्या है साइज ऑफ द बॉडी। मास एंड साइज ऑफ द बॉडी, जो बॉडी जो है स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग जिसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेटे आता है कि जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो आपने क्या बताओगे कि द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स एज वेल एज मास ऑफ द बॉडी, और तीसरी चीज़ क्या है? साइज ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया? और ये जो इफ़ेक्ट पूरा हम पढ़ रहे हैं, जो हमने स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग का इफ़ेक्ट पढ़ा सारा का सारा बेटे, ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी बुक में लिखा है, इसको भी आप अंडरलाइन करें। इस पूरे टॉपिक में से, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं साथ साथ आपको अंडरलाइन करवाती जा रही हूँ कि अगर वो आए तो वहाँ पर आप लोग जो है वो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रिडिक्शन। किस चीज़ की प्रिडिक्शन? आइंस्टाइन की थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटे? थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ठीक है, आपने सिर्फ इस टाइम थ्योरी हम नहीं पढ़े, थ्योरी हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, उसकी प्रिडिक्शन के लिए भी ये इफ़ेक्ट, कौन सा इफ़ेक्ट जो हम पढ़े हैं, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग का इफेक्ट, जो स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन का इफेक्ट हम पढ़े हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी प्रिडिक्शन के लिए। आगे हम लोग चलें तो आगे अगर हम लोग पढ़ें बेटे कि ग्रेविटेशनल वेव जो हैं दे जनरेटेड बाय फॉर ऑफ कैलेस्टियल इवेंट्स। कैलेस्टियल इवेंट्स क्या होते हैं? बहुत सारे जो ब्लैक होल्स के इवेंट्स हैं, जो ब्लैक होल्स का बनना, और जो डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रॉन्स हैं बेटे, इनको कंबाइनली हम लोग, आपको पता है, कैलेस्टियल इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, कैलेस्टियल इवेंट्स कहते हैं। तो जब यहाँ ये भी जब जो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हैं, कैलेस्टियल इवेंट्स हैं, जब ये भी बेटे अर्थ की सरफेस से पास होते हैं, तब भी क्या चीज़ जनरेट होती है? तब भी क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? ग्रेविटेशनल वेव जो हैं तब भी जनरेट होती हैं। ये बातें आपने याद रखनी है। लेकिन हाउएवर यहाँ पे क्या है कि जो ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी या जनरेट होंगी, तो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। और टिपिकली उसका साइज़ क्या होता है? आपकी बुक में उसका साइज़ दिया हुआ है 10⁻⁻21 टू 10⁻⁻22। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्टॉर्शन काज होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा टाइनी होती है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। मैंने आपको भी बताया 10⁻⁻21 इतना छोटा साइज़ है। ठीक है, तो ये हमने सारा क्या पढ़ लिया बेटे? हमने पढ़ा स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन और टाइडल फोर्सेस। मैंने आपको बताई यहीं पे इसी टॉपिक के बेटे एंड पैराग्राफ में आपको क्या बताया हुआ है? ग्रेविटेशनल वेव्स की सारी इंपॉर्टेंस बताई है कि डिस्पाइट ऑफ दीज के इसका जो है एम्पलीट्यूड इतना स्मॉल है, ग्रेविटेशनल वेव जो हैं फिर भी इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ग्रेविटेशनल वेव्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी इन्होंने क्या किया था? कंफर्मेशन दी थी। अब इसके मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता रही हूँ सारी। ठीक है ना, इन्होंने हमें क्या दिया था? ग्रेविटेशनल वेव्स ने बेटे कंफर्मेशन दी थी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये तो हम उस वक्त से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं सेम स्पेस टाइम में बेटे, वो भी हम इसी की वजह से हम उनको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव्स की ये जो हमने अभी सारा टॉपिक अपना पढ़ा, हम जो पढ़े हैं स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन और टाइडल फोर्स बेटे, इस डिस्कवरी ने बहुत ज़्यादा न्यू इरा जो है एस्ट्रोनॉमी में खोले। इसके अलावा हमने इनको इस एजुकेशन से, इस नॉलेज से हमने क्या किया? बहुत सारे कॉस्मिक इवेंट्स को ऑब्जर्व किया। ठीक है, और कॉस्मिक इवेंट्स में कॉमन एग्जांपल्स हम यहाँ पे कौन सी बाबरा पढ़े? एक हम पढ़े हैं ब्लैक होल की, और एक कौन सी है? न्यूट्रॉन स्टार मर्जर। ठीक है, जो कि बेसिकली इनविजिबल होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है वहाँ से अगर उसको डिटेक्ट किया जाए या देखा जाए तो वो क्या होते हैं? वो इनविजिबल होते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव की वजह से हम इजीली उनको जो है वो क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि
इस डिस्कवरी ने हमें जो है वो आप ये कह सकते हो कि न्यू इराज जो हैं वो ओपन किए फॉर एस्ट्रोनॉमी, और हमें अलाउ किया कि हम बहुत सारे कॉस्मिक इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सकें। और कॉस्मिक इवेंट्स की दो मेन एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी, एक है ब्लैक होल और एक कौन से आपके पास आते हैं, न्यूट्रॉन स्टार मर्जर। क्लियर हो गया। इसके अलावा ये जो इनकी डिटेक्शन है, ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन की वजह से बेटे और भी बहुत सारे हमें बेनिफिट हो रहे हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, आपकी बुक में, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द या आप व्हाट आर द बेनिफिशियल इफेक्ट आ सकता है, या व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, या व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं कि आपको ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन से क्या हमें फ़ायदा होता है। तो बेटे इनकी वजह से हमें प्रिडिक्शन होती है किसकी, रिलेटिविटी की। दूसरी चीज़ आप लोग क्या आप लिख सकते हो कि दे प्रोवाइड डायरेक्ट इंसाइट इनटू एस्ट्रोफिज़िकल फिनोमेना। जितने भी एस्ट्रोफिज़िकल फिनोमेनाज हैं उनके बारे में हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एस्ट्रो मीन स्टार्स, यानी कि जितना कुछ स्पेस में जितनी चीज़ें रिलेटेड हैं, जितनी वहाँ पे आपके पास चीज़ें आएंगी, उनको कंबाइनली हम एस्ट्रोफिज़िकल फिनोमेनाज कहते हैं। फिर क्या है कि इसकी वजह से बेटे ग्रेविटेशनल की वेव्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मैस, स्पिन एंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं उनके मैस को, उनके स्पिन को और इनके डिस्टेंस को ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारे इसके बेटे यूज़फुल एस्पेक्ट हैं, जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्स का जो, जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन है, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी जो है ग्रेविटेशनल वेव जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लियर हो गया। तो ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरीज जो हैं जैसे जैसे उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो इस पूरे जो कॉस्मिक एक कॉस्मोस और जितना यूनिवर्स से रिलेटेड बेटे जो नॉलेज है वो उसमें एक नई से नई आप लोग कह सकते हो इन्वेंशंस आ रही हैं, नई से नई एक जिद्दत आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इससे बहुत ज़्यादा डीप हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटी की, स्पेस टाइम की। ठीक है। और फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो सारे के सारे हमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, अब अंडरस्टूड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने टॉपिक जो है छोटा सा टॉपिक था, मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। हमने क्या पढ़ लिया, स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन पढ़ा। ठीक है। फिर मैंने आपको एंड पे ग्रेविटेशनल वेव्स की जितनी भी हमारी कंक्लूजन थी वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया। क्लियर हो गए। ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा बेटे, आप मेरे से अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, ये जो मैंने वर्ड अभी यूज़ किया है केलेस्टियल इवेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पे लिखी हुई है, 2 ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार जो है इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। केलेस्टियल इवेंट्स बेसिकली हम लोग इवेंट्स हैं ये। ठीक है। क्या है, इवेंट्स है। इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग आम लैंग्वेज में कहते हैं हमारा ईद का इवेंट है या 14 अगस्त का इवेंट है, कोई भी इवेंट, कोई भी त्यौहार। तो जो केलेस्टियल इवेंट्स होते हैं ये इवेंट्स होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। ठीक है ना, जिनकी अक्रंस होती है इन द स्काई। आप ये कह सकते हो कि वो इवेंट जो विजिबल होते हैं हमें आसमान पे, स्काई पे जो विजिबल हमें इवेंट्स नज़र आते हैं उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, केलेस्टियल इवेंट्स कहते हैं। आपको मैं कॉमन एग्जांपल इसकी ऐसे कह सकती हूँ, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि चांद ग्रहण है, हम लोग यूज़ करते हैं सोलर क्लिप्स और लूनर। ठीक है ना, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण। ठीक है। जितनी भी आपको जो मतलब एस्ट्रो से रिलेटेड, आसमान से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं केलेस्टियल इवेंट्स कहते हैं। ठीक है। और इन इवेंट्स का पहले से ही साइंटिस्ट को पता होता है, हमें पहले ही पता होता है ना। आप लोगों ने कभी न्यूज़ में देखा होगा कि फलान डेट को जो है वो सूरज ग्रहण होगा, फलान डेट को जो है वो चांद ग्रहण होगा। कभी आप सुनते हो कि आज एक जो है गैलेक्सी आएगी ज़मीन के पास। तो इन इवेंट्स का पहले से ही जो है वो अंदाज़ा हो जाता है साइंटिस्ट को, जितने भी एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं। तो बेटे ऐसे तमाम इवेंट जो
कि एस्ट्रोनॉमिकल अक्रंस जिनकी विजिबल होती है स्काई में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैलेस्टियल इवेंट्स कहते हैं। मैंने भी आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी और आपकी बुक्स में भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। क्लियर हो गया? अब समझ आ गई कैलेस्टियल इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट भी आता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी स्टडी करेंगे उसी पेज के एंड पे है इंटरफीरोमीटर। क्या है? इंटरफीरोमीटर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। An interferometer is an optical tool used to detect gravitational waves. It is a very sensitive detection device that may use the interference of laser light amplification by stimulated emission of radiation beams. The basic Michelson's interferometer can be seen in figure 8.9. An interferometer that detects gravitational waves is a highly sensitive instrument that uses laser light to measure tiny changes in distance between mirrors caused by gravitational wave passing through the detector. These interferometers are called LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. The main difference between LIGO and conventional interferometer are: A. LIGO is 100 times larger than conventional device, and B. LIGO uses laser whereas conventional interferometer use normal light source. नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने अभी स्टार्ट किया है बेटे जो मैंने अभी शुरू किया, डैट इज़ नोन एज इंटरफीरोमीटर। मैंने अभी क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा इंटरफीरोमीटर की आपको रीडिंग। बेटे हमने रीडिंग की व्हाट इज़ इंटरफीरोमीटर। इंटरफीरोमीटर बेटे एक स्पेसिफिकली एक यहाँ पे जो एक नाम यूज़ होगा जो हम बार बार पढ़ेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे माइकलसन इंटरफीरोमीटर। ठीक है, ये क्या है? ये एक कोर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। यानी कि ये एक डिटेक्टर है। क्या है? ये एक डिटेक्टर है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है। और इससे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इससे हम यूज़ करेंगे जो यहाँ पे जो प्रोसीजर यूज़ होगा वो कौन सा होगा? इंटरफेरेंस का प्रोसीजर जो है वो यूज़ होगा। दोबारा मैं बताती हूँ क्या है। एंड जो आप इसको डिफाइन करोगे, कैसे करोगे? पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि एन इंटरफीरोमीटर बेटे ये क्या है, स्पेशली जिसकी हम बात करेंगे बार बार जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो कौन सा है? हमारा माइकलसन इंटरफीरोमीटर हम यूज़ करेंगे। ये एक कोर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेंगे। कौन सी वेव डिटेक्टर यहाँ पे यूज़ होते हैं? लीगो और विर्गो। और इनसे हम क्या मेजर करते हैं बेटे? स्मॉल डिस्टॉर्शन जो स्पेस टाइम में होती हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, उनको जो है क्या करते हैं हम लोग? डिटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एन इंटरफीरोमीटर इज एन ऑप्टिकल टूल यूज इन डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव, जिससे हम ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बेटे, इसे ये डिटेक्शन जो है डिवाइस होता है वेरी सेंसिटिव। और इसको हम लोग जो है इंटरफेरेंस के लिए जो है यहाँ पे जो फिनोमेना यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है? इंटरफेरेंस यूज़ होती है। किस चीज़ की इंटरफेरेंस होती है बेटे? लेज़र की। लेज़र किस चीज़ की एब्रीवेशन है? हमने पहले ही पढ़ी है, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन बीम्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिटेक्शन डिवाइस है। और यहाँ पे जो फिनोमेना यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लेज़र बीम यूज़ हो रहा होगा। और आपकी बुक में बना हुआ है बेटे, मैं खुद ड्रॉ करके आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इंटरफीरोमीटर वो इंटरफीरोमीटर जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है बेटे, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसमें लेज़र लाइट यूज़ की जाती है और लेज़र लाइट से हम लोग टाइनी
बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंजेस जो डिस्टेंस में होते हैं बिटवीन डिफरेंट मिरर्स, उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे जो हैं वो डिटेक्टर्स लगे होते हैं जिनके अंदर से ग्रेविटेशनल वेव जो हैं वो पास होंगी और उन्हीं को डिटेक्ट करके हम जो है वो क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। क्लियर हो गया। और ये जो इंटरफेरोमीटर्स हैं बेसिकली इनको हम लोग क्या इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, लीगो का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लीगो। और लीगो किस चीज़ की एब्रीवेशन है बेटे, लेज़र इंटरफेरोमीटर, जी फॉर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो तरह के इंटरफेरोमीटर बाबा हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक हम करेंगे लीगो, एक हम करेंगे कन्वेंशनल। क्या दो तरह के यहाँ पे इंटरफेरोमीटर हम यूज़ करेंगे। कौन कौन से इंटरफेरोमीटर हैं बेटे, एक है लीगो और एक कौन सा है, कन्वेंशनल। ठीक है, लीगो इंटरफेरोमीटर और दूसरा कौन सा है, कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर्स। अब मैंने आपको क्या बता दिया, दो तरह के इंटरफेरोमीटर यहाँ पे हम यूज़ है करेंगे। कौन कौन से, कन्वेंशनल और लीगो। कन्वेंशनल और लीगो इंटरफेरोमीटर में दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके अंदर तीन मेन डिफरेंस हैं। आपकी बुक में दो लिखे हैं, मैं आपको तीन बता रही हूँ। पहला डिफरेंस क्या है कि लीगो जो है वो 100 टाइम्स लार्जर है किससे, कन्वेंशनल से। लीगो इंटरफेरोमीटर जो है बेटे वो 100 टाइम्स लार्जर है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर। ठीक है। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो लीगो है बेटे वहाँ पे जो टेक्निक यूज़ होती है वो कौन सी लाइट यूज़ हो रही है, डैट यूज़ लेज़र। लीगो में क्या यूज़ होता है, लेज़र यूज़ होता है। ठीक है, लेज़र। जबकि कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर में जो है वो बेटे नॉर्मल लाइट सोर्स यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, नॉर्मल लाइट, जो हमारे घरों में नॉर्मल लाइट्स हैं वो यूज़ होती हैं। लीगो में कौन सा सोर्स यूज होता है लाइट का, लेजर लाइट यूज होती है। और कन्वेंशनल में क्या यूज होता है, नॉर्मल लाइट यूज होती है। फिर हम आते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ। आपकी बुक में थर्ड डिफरेंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो। लीगो हैज़ वेरी लॉन्ग आर्म्स अबाउट 4 किलोमीटर ईच। लीगो के जो आर्म्स हैं, हम आगे डिटेल से इनकी सारी मैं आपको बताऊंगी किस तरह के इनके आर्म्स हैं और किस तरह का ये सारा इंस्ट्रूमेंट है होता है। मैंने आपको क्या अगला तीसरा डिफरेंस हम पढ़े हैं कि लीगो के जो आर्म्स हैं बेटे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे लीगो हैज़ वेरी लॉन्ग आर्म्स अबाउट 4 किलोमीटर ईच। और कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर्स के जो आर्म्स हैं वो क्या होते हैं, डैट हैज़ वेरी शॉर्ट आर्म यूजुअली अ फ्यू सेंटीमीटर्स और मीटर्स। क्लियर हो गया। थर्ड डिफरेंस मैंने आपको क्या बता दिया कि लीगो के आर्म जो हैं डैट इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, लीगो के आर्म जो हैं वो लॉन्ग आर्म है, लीगो हैज़ लॉन्ग आर्म। ठीक है। और कन्वेंशनल के कितने, उसमें आप लोग क्या लिखोगे, कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर हैव शॉर्ट आर्म्स। ठीक है। और जो लीगो हैं उसके आर्म की जो लेंथ है बेटे वो कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर, 4 km, 4 किलोमीटर होती है हर आर्म की। और जो हमने कन्वेंशनल पढ़ा, कन्वेंशनल में मैंने आपको क्या बताया कि कन्वेंशनल हैज़ शॉर्ट आर्म्स और उसकी लेंथ कितनी होती है, या तो कुछ सेंटीमीटर होती है उसकी लेंथ या कुछ मीटर्स में होगी, फ्यू सेंटीमीटर्स और फ्यू मीटर। जबकि लीगो की लेंथ कितनी है, किलोमीटर्स में है। ठीक है। और अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 4 किलोमीटर है। तो अब देखो, अब 4 किलोमीटर कितना बड़ा है और फ्यू सेंटीमीटर्स या फ्यू मीटर जो है वो कितने छोटे हैं। यानी कि इन दोनों की जो आर्म की लेंथ है उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लीगो के आर्म की लेंथ क्या है, ज़्यादा है। और दूसरा जो इंफेरोमीटर है आपका कन्वेंशनल, उसकी लेंथ जो है वो क्या है, स्मॉल है। तो बेटे ये हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, इंटरफेरोमीटर, ये काफ़ी लेंथी और डिटेल है। ठीक है, इसको मैंने जस्ट आज स्टार्ट किया। इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इंटरफेरोमीटर की हमने डेफिनेशन की है कि इंटरफेरोमीटर जो है ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है इन ग्रेविटेशनल वेव्स, जिससे हम डिटेक्टर हैं ये। ठीक है, यूज़ इन ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइक लीगो एंड विर्गो। और इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, स्मॉल डिस्टॉर्शन इन स्पेस टाइम जो है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दो तरह की लाइट्स यूज़ होती हैं, एक लेज़र लाइट है और एक हमारे पास क्या है, नॉर्मल लाइट है।
और दूसरी मैंने यहाँ पे क्या चीज़ बताई कि जो इंटरफेरोमीटर्स हैं बेटे, ये दो तरह के हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक है हमारे पास लीगो, और एक कौन सा होता है, कन्वेंशनल होता है। फिर हमने लीगो में और कन्वेंशनल में मैंने आप लोगों को क्या बताया, डिफरेंस बताए। मैंने यहाँ पे आपको 3 मेन डिफरेंस बताए हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ लिया कि लीगो जो है 100 टाइम लार्जर है एज कन्वेंशनल। फिर हमने क्या पढ़ाया, लीगो में जो है वो लेज़र लाइट यूज़ होती है, कन्वेंशनल में नॉर्मल लाइट यूज़ होती है। थर्ड में मैंने आपको क्या बताया कि लीगो के आर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, कन्वेंशनल के आर्म जो हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। और उसकी लेंथ मैंने आर्म की कितनी बताई, वो मैंने बताई अप्रॉक्सीमेटली 4 km, 4 किलोमीटर। और उसकी कन्वेंशनल की लेंथ मैंने आपको कितनी बताई, वो मैंने आपको बताई बेटे फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू मीटर्स। तो ये टॉपिक हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इंटरफेरोमीटर के, मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगी, और इन द एंड हम इसकी क्या पढ़ेंगे, वर्किंग बेटे वो स्टडी करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।